होमवर्क पे क्वेश्चन दिया था कि राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है। तो राज्य में सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है कोठार झील या कोठार बांध नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि कहाँ पड़ती है दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है कोठार झील। ठीक है, और कौन सी नदी पर, तो कोसी नदी पर। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि राज्य में सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है, तो कोठार झील है, जिसे कोठार बांध नाम से भी जाना जाता है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में कोसी नदी पर स्थित है। और अगर इसी के साथ साथ पूछा जाए दोस्तों कि राज्य में सर्वप्रथम निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है, तो सर्वप्रथम निर्मित कृत्रिम झील है राज्य में बैजनाथ झील, जो कि कहाँ पड़ती है, बागेश्वर जनपद में। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की डिटेल्स मिल गई हो। तो अब हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। तो 48वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन एक प्रेमियों का नृत्य है। तो प्रेमियों का नृत्य कौन सा है यह पूछा गया। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते हुए चल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे चपेली नहीं दोस्तों, इसे छपेली कर लीजिएगा। ठीक है, तो लोक नृत्यों में कौन एक प्रेमियों का नृत्य है, तो छपेली नृत्य प्रेमियों का एक नृत्य है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें भगनौला नृत्य क्या है, तो भगनौला नृत्य मेलों में किया जाता है, हुड़का और नगाड़ा बजा के। ठीक है, जो हुड़का बजा के या नगाड़ा बजा के भगनौला नृत्य मेलों में किया जाता है। वही हम छोलिया नृत्य की बात करें, ये भी चोलिया नहीं हो गया, छोलिया नृत्य हो गया। छोलिया नृत्य दोस्तों एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, जो कि सरो और पौड़ा नृत्य के समान माना जाता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने कि प्रेमियों का नृत्य कौन सा है, छपेली नृत्य है। ठीक है, छपेली नृत्य है। भगनौला कहाँ किया जाता है, तो मेलों में हुड़का नगाड़ा के साथ। छोलिया क्या है, एक युद्ध नृत्य है। ठीक है, अगला 49वां प्रश्न है कि साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को करने हेतु श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो श्री राम सेवक सभा की स्थापना दोस्तों 1918 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1918 को श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में की गई थी। इसी सभा द्वारा दोस्तों नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव और अन्य जो महोत्सव होते हैं उनका भी आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से एक और पॉइंट, नंदा देवी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो वह नैनीताल में होता है। नंदा देवी मंदिर कहाँ है, प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर, तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला 50वां प्रश्न है आपका कि आपको सूची सुमेलित करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ये ईयर को तो मेरे हिसाब से इसमें नेग्लेक्ट ही कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग रिकॉर्ड्स में आपको ये जो ईयर्स हैं ये अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा कि श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, मतलब कब हुई थी और यह कहाँ स्थित है। श्री हरि संकीर्तन सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों कब, 1940 में, और कहाँ हुई थी, नैनीताल में। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है दी बोट हाउस क्लब। दी बोट हाउस क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1948 में, और कहाँ हुई थी, नैनीताल में ही हुई थी। कहीं कहीं आपको दी बोट हाउस क्लब की स्थापना 1890 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी एडिशनल में नोट कर सकते हैं। तीसरा है दी संस्कृत कला केंद्र। तो दी संस्कृत कला केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह हल्द्वानी में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला है दी नव ज्योति संघ। तो दी नव ज्योति संघ की स्थापना हुई थी 1965 में, और कहाँ स्थित है, नैनीताल में ही स्थित है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, श्री हरि संकीर्तन सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हुई थी नैनीताल में। द बोट हाउस क्लब की स्थापना ये भी नैनीताल में हुई थी। दी संस्कृत कला केंद्र कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में स्थित है। और दी नवज्योति संघ कहाँ स्थित है, यह नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। देखिए 4 और 3, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ 4, 3, 2, 1 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप सही कर सकते हैं। 51वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सांस्कृतिक संगठन कवि सम्मेलनों और मुशायरों का आयोजन करता है। तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा एक संगठन है जो कि सांस्कृतिक संगठन या फिर कवि सम्मेलन और मुशायरों का आयोजन करता है, तो वह है दी शारदा संघ। इसी के द्वारा दोस्तों जो हमारी चित्रकला प्रतियोगिता होती है उसका भी आयोजन किया जाता है, और उत्तराखंड में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, मुशायरों का आयोजन किया जाता है दी शारदा संघ के द्वारा। और यह कहाँ का संघ है दोस्तों, नैनीताल जनपद में स्थित दी शारदा संघ। नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी, और अभी भी नैनीताल में ही इसके द्वारा कई प्रकार के कवि सम्मेलन और मुशायरों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला 52वां प्रश्न है कि प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए जो प्रजामंडल आंदोलन था, सबसे पहले तो ये क्यों था, ये टिहरी रियासत के विरोध में था, यानी कि टिहरी को भारत में मिलाने हेतु ये प्रजामंडल का गठन किया गया था। कब, 1939 में, और कहाँ किया गया था, तो देहरादून में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, श्रीदेव सुमन द्वारा। लेकिन श्रीदेव सुमन के साथ साथ ही इसमें दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन मुख्यतः श्रीदेव सुमन को ही प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय जाता है। 1939 में
इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? देहरादून में। किसके आवास पे? तो श्यामचंद्र नेगी जी के आवास में 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों एक था गणदेश सेवा संघ। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी श्रीदेव सुमन ने ही करी थी, और वो कब करी थी? 1938 में। अब गणदेश सेवा संघ को कहीं कहीं आपको 1937 या 36 भी मिल सकता है, लेकिन बुक्स में अधिकतर में 1938 ही दिया गया है। और किसके द्वारा की गई थी? यह श्रीदेव सुमन द्वारा ही की गई थी। और कहाँ की गई थी यह भी पूछा जा सकता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली में। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम चेंज होकर गणदेश सेवा संघ से चेंज होकर हो गया है हिमालय सेवा संघ। ठीक है, हिमालय सेवा संघ इसका नाम हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सॉरी, कहाँ पे हुई थी? देहरादून में हुई थी। ठीक है, किसने करी थी? ये करी थी श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, 1916 टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म हुआ था, और टिहरी राजशाही के विरुद्ध इनका कई वर्षों तक आंदोलन चला था, और फाइनली 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, सुमन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, तो सुमन स्मृति ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही करी थी। साथ के साथ इन्होंने काफ़ी सारे नारे दिए थे। यहाँ तक कि गंगा नदी के बारे में भी उन्होंने कहा था कि गंगा यदि हमारी माँ होकर भी हमको दो भागों में बांटने का प्रयास करेगी तो हम उसको काट देंगे। इस टाइप के उन्होंने काफ़ी आंदोलन वाले नारे दिए थे, और काफ़ी कम उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था, यानी कि जेल में भूख हड़ताल 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी बार यह प्रश्न ही पूछा जाता है। और कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। अगला प्रश्न है आपका 54वां कि अधोलिखित किस नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं गाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चोलिया नृत्य, या फिर इसे आप कर लीजिएगा छोलिया नृत्य। वैसे ठीक है, छोलिया नृत्य होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं गाया जाता है। और यह कुमाऊं का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य गीत है। आपने विवाह के अवसरों पर अधिकतर देखा होगा, या फिर नामकरण के अवसर पर छोलिया नृत्य, छोलियों की एक टीम आती है तलवार और ढोल दमुए के साथ, अलग अलग प्रकार के तर्कस करके वह इस नृत्य का आयोजन करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य में कोई भी गीत नहीं गाया जाता है, जबकि इस नृत्य में गीत ना जाकर जगोरे गाए जाते हैं। जगोरे यानी कि जो भी भाग टाइप के लगाते हैं, या कुछ लाइन्स होती हैं उस टाइप के, जो एक बोल टाइप के बोले जाते हैं। ठीक है, कोई भी गीत नहीं गाया जाता है, लेकिन बोल टाइप के बोले जाते हैं। ठीक है, और यह जो छोलिया नृत्य है कुमाऊं का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, और एक धार्मिक टाइप का नृत्य भी आप इसे मान सकते हैं, जो कि गढ़वाल क्षेत्र के सरो या पौड़ा नृत्य की तरह किया जाता है। तो यह प्रश्न ही पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य है जो कि गढ़वाल के सरो और पौड़ा नृत्य की तरह किया जाता है? तो छोलिया नृत्य कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं गाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चांचरी नृत्य। अगर चांचरी की बात करें तो चांचरी दोस्तों, चांचरी इसे झोला नृत्य भी कहा जाता है कभी कभी, इसे भौना नृत्य भी कहा जाता है कभी कभी, जो कि एक टाइप का नृत्य गीत है। और इसी के साथ साथ चांचरी दोस्तों गीत नृत्य के साथ साथ ही एक गीत भी है। ठीक है, इसे चांचरी नृत्य गीत कह के भी संबोधित किया जाता है, इसे ही भौनी गीत कह के भी बताते हैं। ठीक है, अगला पांडव नृत्य। पांडव नृत्य क्या है? एक धार्मिक नृत्य है, जो कि पांडवों की कथा के आधार पर पांडव नृत्य किया जाता है। और लास्य नृत्य के बारे में इतना ही पता है मुझे कि लास्य नृत्य का कौन करती थी? पार्वती जी करती थी। ठीक है, पार्वती जी करती थी लास्य नृत्य। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। एक प्रश्न छूट गया था 53वां कि टिहरी गढ़वाल राज्य को भारतीय गणतंत्र के उत्तर प्रदेश प्रांत में विलय कब किया गया था? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी गणराज्य का उत्तर प्रदेश के प्रांत के रूप में भारतीय गणराज्य में विलय कर दिया गया था। और टिहरी को जनपद भी कब बनाया गया था? 1 अगस्त 1949 को ही बनाया गया था। ठीक है, और अगर टिहरी रियासत की स्थापना किसने करी यह पूछा जाएगा, तो टिहरी रियासत की स्थापना किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने। कब? 1815 ईस्वी में। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना करी थी। ठीक है, और टिहरी रियासत में 55 से लेकर 60 तक राजा हुए थे हमारे। ठीक है, 55वें राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। और यह भी पूछा जा सकता है कि जब भारतीय गणराज्य का उत्तर प्रदेश प्रांत में विलय हुआ था तो उस टाइम पे टिहरी के राजा कौन थे? तो उस टाइम पे राजा थे कौन? मानवेंद्र शाह। तो ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला आपका 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित किस मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित किया था? तो राजा मानसिंह ने निर्मित किया था दोस्तों हरिद्वार स्थित गंगा माता के मंदिर को। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की याद में हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का निर्माण कराया था। लेकिन हरिद्वार स्थित गंगा मंदिर का निर्माण किसने कराया था यह पूछा जाएगा, तो ये किया था किसने? अकबर के सेनापति थे कौन? मान सिंह। ठीक है, जिसे राजा मान सिंह के नाम से यहाँ पे दिखाया गया है, वैसे ये सेनापति थे। तो अकबर के सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार में गंगा मंदिर की स्थापना करी थी। ठीक है, और हर की पौड़ी की किसने करी थी? विक्रमादित्य ने। अभी दोस्तों हरिद्वार गंगा मंदिर की तो किसने करी थी? राजा मान सिंह ने करी थी, या सेनापति मान सिंह ने करी थी, जो कि अकबर के थे। अगर पूछा जाएगा कि गंगोत्री
स्थित गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था, जो कि पूछा जा चुका है। तो कराया था किसने, अमर सिंह थापा ने, ठीक है, अमर सिंह थापा ने गंगोत्री स्थित गंगा मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही साथ दोस्तों मानसिंह को आधुनिक हरिद्वार की स्थापना का श्रेय भी जाता है। हरिद्वार में जितनी भी अगर आप उसका महत्व देखें तो आधुनिक हरिद्वार की स्थापना का श्रेय भी किसको जाता है, मानसिंह को ही जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए अगर हम मनसा देवी की बात करें तो मनसा देवी मंदिर भी हरिद्वार में स्थित है, महाविद्या मंदिर भी हरिद्वार में स्थित है और माया देवी मंदिर भी हरिद्वार में ही स्थित है। मनसा देवी मंदिर के बारे में बात करें तो इसे ये दोस्तों विल्व पर्वत पर स्थित है। कौन से, विल्व पर्वत पर स्थित है। और मनसा देवी को विष उतारने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो विष उतारने वाली देवी के रूप में मनसा देवी को जाना जाता है। और अगर बात करें हम माया देवी मंदिर की तो माया देवी को दोस्तों हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहकर भी संबोधित किया जाता है। और माया देवी के कारण ही दोस्तों हरिद्वार का नाम मायापुर या फिर मायापुरी भी मिलता है प्राचीन ग्रंथों में या पुराणों में। तो पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है, तो माया देवी है, ठीक है। और माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान माता सती के नाभि अंग की पूजा होती है और यह भी विल्व पर्वत पर ही स्थित है और माता सती के नाभि अंग की पूजा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आप छोड़ दीजिए, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, कटारमल का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। कहाँ, अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना किसने करी थी, कत्यूरी राजा कटारमल ने, ठीक है। कोसी नदी के किनारे स्थित माना जाता है इसे। नेक्स्ट है माता मूर्ति मंदिर, ठीक है। माता मूर्ति मंदिर तो भगवान बद्रीनाथ की माता का मंदिर है माता मूर्ति मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है माता मूर्ति मंदिर में, ठीक है। चमोली जनपद में माता मूर्ति मंदिर। नेक्स्ट आपका है, नोट करते रहिएगा आप। नेक्स्ट है त्रिजुगी नारायण मंदिर। तो त्रिजुगी नारायण मंदिर काफी प्रसिद्ध है दोस्तों टूरिज्म के रूप में भी। कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। और ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में क्या हुआ था, शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और कहीं कहीं दोस्तों बागेश्वर बागनाथ मंदिर में भी शिव पार्वती का विवाह माना जाता है। लेकिन अगर ऑथराइजेशन देखा जाए तो त्रिजुगी नारायण काफ़ी फेमस है। विवाह यहाँ पर दोस्तों विवाह स्पॉट भी आजकल विकसित किया जा रहा है टूरिज्म के रूप में, काफ़ी बाहर से लोग यहाँ पे आके विवाह कराते हैं। तो त्रिजुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। साथ ही साथ टपकेश्वर सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह टपकेश्वर सिद्ध मंदिर दोस्तों देहरादून में ही स्थित है, देवधारा के निकट, ठीक है। और यहाँ पर विश्वनाथ की गुफा भी स्थित थी। टपकेश्वर सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, देहरादून में, गढ़ी कैंट में, ठीक है, देवधारा के निकट। इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं। 57वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के पवित्र धाम केदारनाथ में किस देवता का मंदिर स्थित है। तो काफी इजी क्वेश्चन है कि केदारनाथ में किस देवता का मंदिर है तो स्थित है, तो केदारनाथ में भगवान शिव का मंदिर स्थित है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड में 4 धाम है, कौन कौन से, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो केदारनाथ धाम चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3584 मीटर है, ठीक है। तो ऊंचाई भी कभी कभी क्रम से देखने को मिल जाती है। सबसे ऊंचाई पर कौन सा है, केदारनाथ है, उसके बाद यमुनोत्री तीसरे नंबर पे है, बद्रीनाथ और लास्ट सबसे कम ऊंचाई पर है गंगोत्री मंदिर, ठीक है। अब थोड़ा सा केदारनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो भगवान शिव का ही मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव के कौन से भाग की पूजा की जाती है, तो पिछले भाग की या फिर कुबड़ वाले भाग की यहाँ पर पूजा की जाती है। वैसे तो अगर बात करें दोस्तों पंच केदार है, पंच केदार में से 2 केदार चमोली में स्थित हैं और 3 केदार है हमारे कहाँ, रुद्रप्रयाग में। तो 3 केदार में जो केदारनाथ मंदिर है वो रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। और रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ मंदिर को ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग माना गया है, ठीक है। और भगवान शिव के कौन से भाग की, कुबड़ या फिर पिछले भाग की पूजा होती है यहाँ पर। कौन सी शैली में बना हुआ है केदारनाथ मंदिर, यह प्रश्न ही पूछा गया है। तो कत्यूरी शैली में बना हुआ है, ठीक है, कत्यूरी शैली में। और इसी मंदिर के पास में दोस्तों शंकराचार्य का समाधि स्थल भी है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि शंकराचार्य का समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के पास में ही या केदारनाथ में ही शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था शंकराचार्य जी ने। किसने, शंकराचार्य जी ने। और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो ये जीर्णोद्धार कराया था किसने, कत्यूरी शासकों ने। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला 58वां प्रश्न है कि प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया है। तो प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन दोस्तों देहरादून जनपद में किया गया था, ठीक है। इसकी कोई गठन कब किया गया, इसकी कोई ऑथराइज डेट नहीं मिली है, तो आप नोट कर लीजिएगा। इसका दोस्तों अगर पूरा नाम देखें तो यह है उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। नोट करना चाहते तो कर लीजिएगा, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन देहरादून में किया गया, ठीक है, जिसे कभी कभी प्रदूषण नियंत्रण परिषद कहकर भी संबोधित किया जाता है। 59वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है। देखिए चावल के बारे में बात आई है तो किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है, तो देहरादून जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ देहरादून जनपद में सर्वाधिक चावल का उत्पादन भी किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। चावल एक प्रकार की खरीफ की फसल है जो कि कब बोई जाती है, मई जून या जुलाई के टाइम पे बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे काट ली जाती है, ठीक है। चावल खरीफ की फसल है और सर्वाधिक उत्पादन
चावल का देहरादून जनपद में ही होता है और इसी कारण यह चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध भी माना जाता है देहरादून को। ठीक है, और राज्य की दोस्तों प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो गेहूं, चावल और गन्ना राज्य की 3 प्रमुख फसलें हैं, जिसमें से गेहूं दोस्तों उत्तराखंड के सर्वाधिक भूभाग पर बोई जाने वाली फसल है। यानी कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है, तो वो की जाती है गेहूं की। लगभग लगभग सभी जनपदों में गेहूं की खेती की जाती है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में टोटल 69.77% जो गांव है वह कृषि हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि जो भी जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, जो कि कृषि का कार्य करते हैं। और इतनी आबादी में से दोस्तों मात्र 13% यानी कि 12.5% लोग या फिर 13% के आसपास लोग कृषि करते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको लोग 69% जनसंख्या आबादी गांव में निवास करती है, लेकिन उसमें से 12.5% भाग पर ही कृषि की जाती है या 13% भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कुमाऊं क्षेत्र में गढ़वाल की अपेक्षा अधिक भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, क्योंकि गढ़वाल में वन ज़्यादा अधिक मात्रा में वनों की भूमि अधिक है, इसलिए वहाँ पर कृषि थोड़ा कम भाग में की जाती है, लेकिन कुमाऊं में कृषि थोड़ा अधिक भाग पर की जाती है। 60वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत है उत्तराखंड में 40.66%। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पता हो तो मुझे बताइएगा। शायद सिंचित कृषि क्षेत्र वह होता है जहां पर जो सिंचाई की व्यवस्था है वह आसानी से हो सकती है। ठीक है, और उत्तराखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, नहरें, नलकूप, तालाब, ताल, झील, झरने, गाड़, यही उत्तराखंड में प्रसिद्ध वो जो कि सिंचित कृषि या पानी के लिए या सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और जहां तक इसका आंसर मेरे हिसाब से एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड कृषि भूमि के लगभग 47.81 भाग पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो हो सकता है ये पॉइंट अलग अलग हो। यहाँ पर पूछा गया कि सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 40.66% है। और पूछा जाए कि कृषि भूमि के लगभग कितने परसेंट भाग पर सिंचाई की व्यवस्था है, तो 47.81% भाग पर सिंचाई की व्यवस्था है उत्तराखंड में। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 61वां, काफी इंपॉर्टेंट, कि उत्तराखंड का कौन सा नगर लीची के लिए प्रसिद्ध है या फिर इसे लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो देहरादून दोस्तों लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अधिकतर लीची होती है देहरादून, नैनीताल और उधमसिंह नगर जनपद में, इसी कारण देहरादून को दोस्तों लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है और देहरादून की लीची विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों लीची को निर्यात जोन में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि कौन से फल को निर्यात जोन में शामिल किया गया है, तो देहरादून की लीची को ही निर्यात जोन में भी शामिल किया गया है। अब देखिए, लीची नगर देहरादून का प्राचीन नाम है। इसी के साथ साथ देहरादून को वन नगर भी कहा जाता है, दून घाटी कहा जाता है और सैनिक नगर भी कहा जाता है। तो देहरादून के प्राचीन नाम है लीची नगर, वन नगर, दून घाटी और सैनिक नगर। वहीं पूछा जाए, ठीक है सॉरी, ये तो उपनाम है, और अगर प्राचीन नाम पूछे जाए तो वह है पृथ्वीपुर, शिवभूमि, द्रोण घाटी और देहरादून। और जैसा कि हरिद्वार जनपद की स्थापना 1817 में हुई थी। ठीक है, और कौन से 1817 में ही देहरादून जनपद को एक जिला बनाकर कौन से मंडल में शामिल कर दिया गया था, मेरठ मंडल में। उसके बाद दोस्तों सब 2000 में उसके बाद इसे उत्तराखंड में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देहरादून के बारे में एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं कि हाँ, एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि देहरादून पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ था 1915 में। ठीक है, और गांधी जी देहरादून कब गए, एक और प्रश्न ये पूछा गया जाता है, तो 1916 में गए थे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगला प्रश्न है आपका 62वां, कि उत्तराखंड में कांचुला खरक क्या है, तो कांचुला खरक दोस्तों एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, जो कि कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। और कांचुला खरक कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कस्तूरी मृग दोस्तों हमारा क्या है, उत्तराखंड का राज्य पशु है, जिसे 2001 में घोषित किया गया था। कस्तूरी मृग का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वह है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, और ये जो कांचुला खरक है ये चमोली जनपद में स्थित है। अब दोस्तों कस्तूरी मृग से रिलेटेड काफी पॉइंट पूछे जाते हैं कि कस्तूरी मृग से रिलेटेड दोस्तों 1972 में क्या हुआ था कि केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी, कहाँ, चमोली में। 1972 केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार की स्थापना चमोली में। ठीक है, उसके बाद 1977 में दोस्तों महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1977 में क्या हुई थी, महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ, धर्मगढ़ में। ठीक है, धर्मगढ़ कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बॉर्डर पर। तीसरा दोस्तों 1986 में हुआ था, क्या हुआ था, अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी 1986 में, और जो कि कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। और सर्वाधिक कस्तूरी मृग कौन से वन्य विहार में पाए जाते हैं, तो वो भी यहीं पाए जाते हैं, कहाँ, अस्कोट वन्यजीव विहार में। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम मायापुरी मिलता है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में दोस्तों मैंने आपको बताया कि माया देवी मंदिर के कारण, जो कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, उनके कारण ही हरिद्वार का नाम पड़ता है क्या, मायापुरी। ठीक है,
और हरिद्वार को जनपद कब बनाया गया था? 1988 में, जो कि सहारनपुर मंडल के अंतर्गत बनाया गया था। उसके बाद 2000 में इसे उत्तराखंड में शामिल कर दिया गया जब यहाँ पे जिला बना। तो दोस्तों माया देवी का मंदिर होने के कारण या हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी होने के कारण ही मायापुरी नाम पड़ा हरिद्वार का। इसी के साथ साथ हरिद्वार को माया क्षेत्र, मयूरपुर, कपिलाश्रम, शिव राजधानी और कुपिला, देवद्वार नाम से भी जाना जाता है। और हरिद्वार के उपनाम है हर की पौड़ी, हरद्वार, पूर्व का मेनिस, उत्तर भारत का केरल, तीर्थ नगरी, संस्कृत नगरी, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार आदि भी देहरादून के ही उपनाम है। सॉरी, हरिद्वार के ही उपनाम है। अब हरिद्वार के थोड़ा सा उपनाम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हर की पैड़ी, हरद्वार, पूर्व का वेनिस, उत्तर भारत का केरल, तीर्थ नगरी, संस्कृत नगरी, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार सभी हरिद्वार के ही उपनाम है। और प्राचीन नाम है क्या? माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, कुपिलाश्रम, शिव राजधानी, कुपिला, कपिला और देव द्वार। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 64वां कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो मंदिर है, देखिए केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, मैंने आपको बता दिया था कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, यमुनोत्री कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, बैजनाथ कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में। ठीक है, और देवप्रयाग कहाँ स्थित है? तो देवप्रयाग टिहरी जनपद में स्थित है। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर काफी फेमस है और देवप्रयाग में ये अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। तो केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, बैजनाथ, बागेश्वर। ठीक है, सॉरी बैजनाथ बागेश्वर है। ठीक है, बैजनाथ मंदिर है। ठीक है, बैजनाथ मंदिर कहाँ है? बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, और चमोली में क्या था? बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, और देवप्रयाग मंदिर कहाँ स्थित है या देवप्रयाग कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है कि कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो कुमाऊं साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं दोस्तों कौन? गुमानी पंत जी। ठीक है, तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि कौन थे? गुमानी पंत थे। ठीक है, और फरवरी 1970 में इनका जन्म हुआ था कहाँ? काशीपुर में। ठीक है, और गुमानी पंत का अगर संपूर्ण नाम भी काफी बार पूछा जाए दोस्तों, इनका पूरा नाम था लोकनाथ पंत। ठीक है, लोकनाथ पंत। इन्हें कभी कभी लोकरत्न पंत के नाम से भी जाना जाता था, जिनका जन्म 1970 में काशीपुर उधमसिंह नगर जनपद के अंतर्गत हुआ था। और कौन मानता है दोस्तों इन्हें कुमाऊं साहित्य का प्रथम कवि? तो वो मानते हैं सर जॉर्ज गियरसन। ठीक है, सर जॉर्ज गियरसन इन्हें कुमाऊं साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही ये किस किस के मतलब कौन कौन सी भाषाओं में अपनी रचनाएं करते थे या कवि माने जाते थे? संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भाषाओं में ये अपने लेख लिखते थे। ठीक है, इसी कारण इन्हें कुमाऊं साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। कौन कौन सी भाषाओं में? संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली में। ठीक है, इन्होंने दोस्तों कुछ टाइम तक काशीपुर नरेश गुमान सिंह के राजकवि रहे हैं। ठीक है, और काशीपुर के जो नरेश थे गुमान सिंह, उन्होंने ही इन्हें गुमानी की उपाधि दी। तो पूछा जा सकता है कि लोकरत्न पंत को गुमानी की उपाधि से किसने संबोधित किया? तो वो क्या था? कहाँ? काशीपुर के नरेश गुमान सिंह देव ने। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको इनसे नोट करने हैं। और आज का आपका होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि गढ़वाल का स्वर्ग द्वार किसे कहते हैं? और आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, हर की पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, केदारखंड और नैनीताल। साथ ही साथ अपना स्कोर बताइएगा दोस्तों। आप 20 क्वेश्चंस में से 45 में से 65 तक 20 क्वेश्चंस में अपना स्कोर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें पसंद आती है।